गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे क्लास 12th में वैद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा एक अलग यूनिट है और आता है इससे एग्जाम में काफ़ी 3 नंबर के करीब आता है इससे। तो देखिए इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं, इसको हम तब पढ़ेंगे। थोड़ा इसके इतिहास के बारे में आते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं कि अभी तक आपने जो फिजिक्स पढ़ी उसमें आपने देखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने का मतलब है उसमें आवेश बह रहे हैं, अर्थात आवेश गतिमान है। तो गतिमान आवेश क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। आपने पढ़ा था स्थिर आवेश का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो गतिमान आवेश या धारा कह दीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक हो गया, अर्थात आवेश के गतिमान होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र भी होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पढ़ा है ना आपने। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। किस वाले पाठ में पढ़ा था आपने? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स, जब चुंबकीय क्षेत्र तो होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, विद्युत धारा प्राप्त हो रही है मतलब वैद्युत क्षेत्र भी प्राप्त होना चाहिए, और वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने यहां पर यह अनुमान लगाया कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इस बारे में जो है एक वैज्ञानिक हुए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक प्रयोग किया था, ये इसमें संधारित्र की प्लेटों पर एक प्रयोग कर रहे थे वो। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जब किसी संधारित्र की प्लेट के बाहर और भीतर 2 बंद लूप लिए और इन लूपों पर एम्पियर का परपथीय नियम लगाया, तो ये पाया कि एम्पियर के परपथीय नियम का यहां पर क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इस वाले लूप में तो चालन धारा बह रही थी, परंतु इन प्लेटों के अंदर जो लूप था इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, क्योंकि प्लेटों के अंदर क्या था? कुचालक माध्यम था। ठीक है, या तो निर्वात था या तो परावैद्युत था। परावैद्युत में धारा बहती नहीं है, ये उस समय तक चालन धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चालन धारा है या आवेशों की प्रवाहित होने से जो धारा है वो इस अंदर वाले लूप में प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो मैक्सवेल ने संधारित्र की प्लेट के बाहर और भीतर एम्पियर का परपथीय नियम जब ये लागू कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया इसमें कि यहाँ पर एम्पियर का परपथीय नियम का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, और तब उन्होंने यहाँ पर एक देखा कि ये उल्लंघन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के भीतर चालन धारा नहीं बह रही, केवल प्लेटों के बाहर इन तारों में ही चालन धारा बह रही है। चालन धारा मतलब जो आवेशों के प्रवाहित होने से बहती है। ठीक है, यहाँ कौन सा आवेश प्रवाहित हो रहा होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उनके बहने से जो धारा बह रही थी वो कौन सी धारा थी? चालन धारा। तो तब मैक्सवेल के दिमाग में एक दूसरी धारा की कल्पना आई, जिसको उन्होंने नाम दिया विस्थापन धारा। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्लेटों के बीच भी धारा बहनी चाहिए, तब जाके ही इन प्लेटों के बाहर और भीतर दोनों लूपों पर एम्पियर का परपथीय नियम फिट होगा। दूसरा, किरचॉफ का प्रथम नियम का भी यहाँ पर आभासी उल्लंघन हुआ था कि किरचॉफ का प्रथम नियम, जैसे इस बिंदु पर कौन सी धारा आ रही है? चालन धारा, और इस बिंदु से बाहर इस तरफ कोई धारा नहीं जा रही थी।
तो उन्होंने कहा अगर किरचॉफ का प्रथम नियम सही है तो इधर की ओर आने वाली चालन धारा बराबर इस प्लेट से अंदर जाने वाली कोई और धारा होनी चाहिए। तो तब इस धारा को उन्होंने क्या नाम दिया, इन दोनों प्लेटों के बीच बहने वाली धारा को उन्होंने नाम दिया था विस्थापन धारा। विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा की खोज किसने की थी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। और यह पाया था कि इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में समय के साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इन प्लेटों के बीच एक धारा उत्पन्न होती है जिसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक हो गया। तो तब यहां पर उन्होंने कहा, क्या पाया मैक्सवेल ने, कि इन संधारित्र की इन प्लेटों के बीच जो परावर्तित माध्यम में निर्वात होगा, इस माध्यम में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है, जिस कारण से एक धारा बहती है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण यहां पर जो धारा उत्पन्न हुई उससे भी यहां पर क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैक्सवेल ने जब विस्थापन धारा की कल्पना की तो उसके बाद एक निष्कर्ष दिया कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि जब धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र जरूर उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा बही तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी जरूर उत्पन्न होना चाहिए। तो तब यहां से विस्थापन धारा की खोज के बाद मैक्सवेल ने यह पाया कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपने पढ़ लिया था कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है, वो प्रेरित धारा थी। ठीक है ना। तो अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं, और ये एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित हैं। ठीक है। इनमें आपस में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आपस में क्या है, सममिति है। अब जिस प्रकार से आपने ये देखा होगा, जैसे कुछ नियम ऐसे हैं जिनके हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं, जिनको हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है। परंतु कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनको हम व्युत्पत्ति नहीं कर सकते, जिनका निगमन नहीं कर सकते हैं। जैसे मूल राशियां हैं, मूल राशियों का निगमन नहीं किया जा सकता है, मूल राशियों को व्युत्पन्न नहीं किया सकता है। ठीक है। ऐसे ही कुछ नियम है भौतिक विज्ञान में जिनको हम व्युत्पन्न नहीं कर सकते, जिनका हम निगमन नहीं कर सकते, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, कूलाम का नियम, ऊष्मा गति का नियम। ठीक है। गति के नियम। ठीक है। तो जो आपके ये जैसे न्यूटन के गति विषयक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आपका कूलाम का नियम है, ऊष्मा गति का नियम है, इन नियमों की आप व्युत्पत्ति नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन नियमों का निगमन नहीं कर पा रहे हैं तो ये असत्य होंगे, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ये नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस नियम के द्वारा गुरुत्वाकर्षण संबंधी सभी घटनाओं की सफल व्याख्या की जा सकती है। ऐसे ही ऊष्मागतिकी के नियम या कूलाम का नियम कहता है दो आवेशों के बीच हमेशा वैद्युत बल लगता है, वाकई में लगता है, असत्य नहीं है, भले उसकी व्युत्पत्ति करना संभव नहीं है, पर आवेशों के बीच लगने वाले बल पर आधारित जितने भी प्रयोग हैं वो सब कूलाम के नियम के द्वारा समझाए जा सकते हैं। ठीक है। अर्थात कूलाम का नियम भी सत्य है। तो कुछ नियम भौतिक विज्ञान में ऐसे होंगे जिनका निगमन करना संभव नहीं है, परंतु वो सभी उन नियमों पर आधारित सभी प्रयोगों की सफल व्याख्या करते हैं, इसलिए वो नियम क्या नहीं है, गलत नहीं है। ऐसे ही विद्युत चुंबकत्व में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कुछ नियम ऐसे हैं जिनके द्वारा वैद्युत और चुंबकत्व के गुणों की सफल व्याख्या की जा सकती है। जैसे आपका गाउस का नियम, तो गाउस का नियम या आपका फैराडे का नियम। ठीक है ना। जैसे स्थिर वैद्युत के लिए गाउस का नियम हो गया, स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम हो गया। तो गाउस का नियम या गॉस का नियम, फैराडे के नियम ये आपने पढ़े हैं, और एम्पियर का परपथीय नियम,
एम्पियर का संशोधित परपथीय नियम है। संशोधित का मतलब जिसमें हम विस्थापन धारा की कल्पना भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो एम्पियर का परपथीय नियम, ये नियम, ये 3 नियम ऐसे हैं जिनके द्वारा वैद्युत चुंबकत्व के सभी गुणों का या घटनाओं का सफल अध्ययन किया जा सकता है, उनको सही प्रकार से समझाया जा सकता है इन नियमों के द्वारा, ठीक है। अब इन नियमों का उल्लेख क्यों किया? जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, कौन से वैज्ञानिक? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सन 1873 में गाउस के नियम, फैराडे के नियम और एम्पियर के परपथीय नियम का इन तीनों नियमों को अवकल समीकरणों के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने गाउस के नियम, फैराडे के नियम और एम्पियर के परपथीय नियम को अवकल समीकरणों के रूप में प्रस्तुत किया और उन समीकरणों को कहा गया मैक्सवेल की समीकरण है। क्या कहा गया उनको? मैक्सवेल की समीकरण है। अब हम यहां पर मैक्सवेल की समीकरण पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे तब इसके बाद आएगा, ठीक है। तो मैक्सवेल की समीकरण किसे कहते हैं? कि मैक्सवेल ने गाउस के नियम, फैराडे के नियम और एम्पियर के परपथीय नियम का अध्ययन करके इन नियमों पर आधारित कुछ अवकल समीकरणों को प्रस्तुत किया और इन अवकल समीकरणों को ही मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मैक्सवेल की समीकरण क्या है और उन समीकरणों के आधार पर मैक्सवेल ने कुछ निष्कर्ष निकाले, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है मैक्सवेल की समीकरण। मैक्सवेल की समीकरण है। देखिए इसमें सन 1873 में मैक्सवेल ने जब फैराडे के नियम, एम्पियर का परपथीय नियम और गाउस के नियमों को अवकल समीकरणों के रूप में प्रस्तुत किया तो उन सभी अवकल समीकरणों को मैक्सवेल की समीकरण कहा गया। तो मैक्सवेल की 4 समीकरण है। मैक्सवेल की कितने समीकरण है मुख्यतः? 4। तो हम उन 4 समीकरणों का 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है? मैक्सवेल का जो पहला समीकरण है वो स्थिर वैद्युत के लिए गाउस का नियम जो है वो है, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत या वैद्युत की कह सकते हैं आप, स्थिर वैद्युत के लिए या स्थिर वैद्युत की के लिए या स्थिर वैद्युत का गाउस का नियम, गाउस का नियम, ये जो नियम है यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। यानी इनके नियम को मैक्सवेल ने अवकल समीकरणों के रूप में प्रस्तुत किया होगा, ठीक है ना। तो क्या है गाउस का नियम? क्या है भाई स्थिर वैद्युत के लिए? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, आपने पढ़ा था ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर माना ये यहाँ पर इसके अंदर कितना आवेश है? Q आवेश। तो यहाँ पर इस आवेश के कारण इसमें क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उससे हम वैद्युत फ्लक्स की कल्पना कर सकते हैं कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रकट करते हैं? फाई ई से। कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से घिरे आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ये आपने गाउस का नियम पढ़ा था स्थिर वैद्युत के लिए। अगर यहाँ पर ये पृष्ठ
ऐसे माध्यम से घिरा है जिस माध्यम का परावैद्युतांक k है, तो यहां पर आ जाएगा k एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। और अगर इसके चारों ओर से निर्वात है तो k बराबर आप 1 रख सकते हैं, हम निर्वात मान रहे हैं, ठीक है। परंतु आपने ये क्या चीज है भाई देखा होगा, फाई माने वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स जो ये फाई है कि वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। परंतु जो ये फाई है ये किसके बराबर होता है, इसका सूत्र है इंटीग्रल E ds, वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्र ये लघु क्षेत्रफल S के सापेक्ष समाकलन, ये इसका सूत्र है, ठीक है। तो आप फाई के स्थान पे इसको रख दीजिए, तो रखिए इन दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका फाई ई, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फाई ई किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेशन ई ds, यानी वेक्टर ई का S के सापेक्ष समाकलन। यहां पर Q क्या है, यहां पर Q इस पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश है, और इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है S। ds क्या होगा, एक लघु क्षेत्रफल होगा, एक छोटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो E फाई बराबर E ds बराबर 1/ε0 इंटू Q। तो ये जो है ये समीकरण, ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। मैक्सवेल ने इसको अवकल समीकरण के रूप में रख दिया, ठीक है ना। मैक्सवेल ने इसको एक अवकल समीकरण के रूप में रख दिया, यहां पर समाकलन के रूप में रखा पूरा ये, ठीक है ना। अब मैक्सवेल का जो प्रथम समीकरण है वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन ई ds, ई का s के सापेक्ष इंटीग्रेशन, ये किसके बराबर होता है 1/ε0 इंटू Q। ये है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। इसका निष्कर्ष क्या गया भाई, इससे क्या निष्कर्ष निकले वो बताया मैक्सवेल ने। पहला तो ये कि यह समीकरण समय पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है, ये समय पे निर्भर नहीं करती है, टाइम इंडिपेंडेंट समीकरण है। दूसरा कि यहां पर यह प्रकट होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, खुले वक्र के रूप में होती हैं। आपने पहले पढ़ा था किसी आवेश से का अपना क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, उसको प्रकट करने वाली क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती है। जैसे ये है, ये कोई आवेश है, धनावेश है, माना ऋणावेश है, ये आवेशों से मिलकर बना निकाय है, तो इनका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वैद्युत बल रेखाओं से प्रकट होता है। तो हम यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं को ऐसे खींचते हैं, प्लस से माइनस की ओर, परंतु फिर माइनस से प्लस की ओर नहीं आता, ये वैद्युत बल रेखा प्लस से उत्पन्न होती है और माइनस पे जाके खत्म होती है। यानी वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्रों के रूप में होती हैं, ये बंद वक्रों के रूप में नहीं होती। ये इस समीकरण से एक निष्कर्ष निकाला उन्होंने, ठीक है, किसने, मैक्सवेल ने। और ये समय पर आधारित समीकरण नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट समीकरण है, इसमें कहीं भी समय नहीं दिख रहा है, टाइम टी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। दूसरा ये क्या निकला आपका, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण निकल गए हैं जो कि गाउस के स्थिर वैद्युत में दिए गए नियम पर आधारित थी, ठीक है। दूसरा, इस चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। कि स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस का जो नियम है, उस नियम से मैक्सवेल ने दूसरी समीकरण प्राप्त की, ठीक है। मैक्सवेल की दूसरी समीकरण कहां से मिलेगी, स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम से। तो स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है।
इस पहले वाले में क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है, यानी विद्युत फ्लक्स अब 0 नहीं होता। परंतु चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या दिया, स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है, स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से, जैसे माना ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और इससे चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, तो इससे गुजरने वाली परिणामी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, शून्य होंगी, ठीक है, या इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रकट करते हैं, आई एम से। तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और फाई एम का सूत्र क्या है, चुंबकीय फ्लक्स फाई एम, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम प्रकट करते हैं इंटीग्रेशन बी डीएस, यानी चुंबकीय बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन। ये क्या देता है, चुंबकीय फ्लक्स। जैसे वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन, ये क्या देता है, वैद्युत फ्लक्स। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र के स्थान पर अगर चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन क्या देता है आपको, चुंबकीय फ्लक्स। तो इसका मान क्या आता है, शून्य, ठीक है। गाउस का नियम क्या है चुंबकत्व के लिए, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब देखिए, माना आपके पास यहां पर एक मैं दंड चुंबक बना रहा हूं एक, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। अब आप इसकी चुंबकीय बल रेखाएं खींच रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां से आएंगी, नॉर्थ से शुरू होंगी, साउथ की ओर जाएंगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉर्थ की चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। ये देख रहे ना आप, यहां पे ऐसा होगा, नॉर्थ से चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो आप देख रहे हैं वो बंद पृष्ठ कौन है, जैसे चुंबक, ये पृष्ठ इसका बंद हो गया, इसकी बाउंड्री है ना, ये क्लोज बाउंड्री है इसकी। तो ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स, परिणाम चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, उतनी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर भी तो आ रही है, आ रही है ना। तो परिणामी चुंबकीय बल रेखाएं कितनी होंगी, जितनी बाहर निकली उतनी अंदर भी आ गई, तो नेट चुंबकीय बल रेखाएं 0। जो बाहर निकल रही चुंबकीय बल रेखाएं उनको प्लस से प्रकट करेंगे, जो इसकी विपरीत दिशा में, देखो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में जा रही है और अंदर इसकी विपरीत दिशा में आ रही है, तो बाहर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को प्लस से प्रकट कीजिए, अंदर आने वाली इसकी विपरीत दिशा में तो इनको माइनस से प्रकट कीजिए। जितनी बाहर गई उतनी अंदर आ गई, तो नेट चुंबकीय बल रेखाएं क्या मानी जाएंगी, शून्य, ठीक है। उतनी पॉजिटिव में उतनी नेगेटिव, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है, ये इसका अर्थ है। और यही यहां पर स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम था, ठीक है। तो यही नियम, इस नियम का अध्ययन किया बाद में मैक्सवेल ने, और इस नियम को इन्होंने जो गणितीय रूप में प्रकट किया, ये गणितीय रूप ही कहलाया मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। ये मैक्सवेल की क्या है, ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए द्वितीय समीकरण, ठीक हो गया। इससे निष्कर्ष क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला इससे, कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्रों के रूप में होती है ना, यहां पर बंद वक्र, कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्रों के रूप में होती हैं। दूसरा क्या निष्कर्ष निकला इसका, एक निष्कर्ष और, कि इस नियम के द्वारा यह प्रकट हुआ कि अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने पढ़ा है किसी भी चुंबक को अगर आप छोटे छोटे खंडों में भी तोड़ दें तो प्रत्येक खंड में क्या होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मौजूद होगा। कभी भी किसी भी चुंबक में
केवल उत्तरी ध्रुव नहीं होता या केवल दक्षिणी ध्रुव नहीं होता, दोनों ध्रुव विद्यमान होते हैं। तो इसी नियम से आया है कि स्थिर चुंबकत्व के लिए गाउस का जो नियम है कि परिणामी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व प्रकृति में नहीं है। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है, ये खुले वक्रों के रूप में नहीं होती। खुले वक्रों के रूप में कौन होती है, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है ना। तीसरा जो आपका नियम है, मैक्सवेल की समीकरण पढ़ा रहे हम, तो मैक्सवेल का जो तीसरा समीकरण है वो फैराडे के नियमों पर आधारित है। तो फैराडे का नियम, अब फैराडे का कौन सा नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत अपघटन के लिए भी नियम दे रखे उन्होंने, वो वाले नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक हो गया। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम था, पहला नियम तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है, दूसरा नियम आपने कहा था इसमें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात स्मॉल ई, ये उस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह पढ़ा था आपने कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फाई एम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी फाई मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंस, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके, और डी फाई बाय डी टी मतलब चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की दर। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह आपने पढ़ा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा चेंज करके मैक्सवेल ने एक समीकरण दी, क्या, देखिए इसमें माना ये कोई परिपथ है, ये कुंडली थी कोई, ठीक है, और आपने क्या किया, यहां पर ये धारा मापी है, आप यहां पर एक चुंबक है कोई, तो चुंबक और कुंडली के बीच क्या करा रहे हैं आप, सापेक्ष गति करा रहे हैं। तो यहां अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। और जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो यहां पर क्या उत्पन्न होता है, यहां क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, उससे ये प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब है एक प्रकार का विभवांतर, ये क्या विभवांतर है। ठीक है ना। तो अगर यहां पर ये मान लें हम कि यहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कैपिटल ई। ठीक है, इस परिपथ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कैपिटल ई है। और यहां पर एक लघुखंड लीजिए, जैसे ये माना इस परिपथ के एक डीएल लंबाई पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, डीएल। ठीक है, तो बताइए पूरी लंबाई पर, पूरी सीमा पर, माना पूरी सीमा की लंबाई कितनी है, एल। तो इस पूरी सीमा पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहां पर क्या आ जाएगा, आपने एक ये पढ़ा था कि विभवांतर, ये विभवांतर V बराबर होता है क्या, E इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, या ये पढ़ा था फॉर्मूला E बराबर V अपॉन डेल्टा एक्स, ये पढ़ा था सूत्र आपने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर और दूरी के अनुपात के बराबर होती है। जैसे ये है
ये लीजिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इन दो, इसमें प्लस क्यू आ गया, इसमें क्या है माइनस क्यू आ गया, इससे इनके बीच की दूरी क्या है डेल्टा एक्स। ये संधारित्र की दो प्लेटें माना, इनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E, और इनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है V। तो इनमें आपस में क्या संबंध था, E बराबर V अपॉन डेल्टा एक्स, ये आपने पढ़ा है। तो यहां से V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डेल्टा एक्स। E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेल्टा एक्स मतलब लंबाई। तो यहां पर डेल्टा एक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, DL, क्या ले रहे हैं यहाँ पे DL। तो यहां पर यह आ जाएगा, यानी आप वैद्युत विभवांतर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, E इंटू DL, ठीक है। बल्कि ये डेल्टा V था, डेल्टा V बराबर E इंटू DL, ठीक है। तो कंप्लीट विभवांतर जब V निकालेंगे तो ये सूत्र बन जाता है E इंटीग्रेशन E DL, ठीक है। ये है अल्प विभवांतर बटे अल्प दूरी बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उससे आ गया डेल्टा V बराबर E इंटू DL। तो इस पूरे परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न कुल विभवांतर V बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन E DL, ठीक है ना। जैसे यहां पर इस खंड के, ये सोचिए कैसा है होगा, ये DL लंबाई है, इस DL लंबाई पर उत्पन्न वैद्युत विभव कितना होगा, डेल्टा V। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। तो इतनी लंबाई पर ये सूत्र लगाइए, डेल्टा V बराबर E इंटू DL। अब मैं यहां से लेके यहां तक, इस ये यहां से लेके यहां तक इस पूरी लंबाई पे क्या निकाल रहा हूं, वैद्युत विभव निकाल रहा हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्प, ऐसे कई अल्प खंड होंगे यहाँ पे, और इन सभी खंडों के विभवांतर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जो सतत योग होगा वो क्या कहलाता है, समाकलन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो समाकलन करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V में, और ये ऐसा जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि इस परिपथ के दो सिरों के बीच परिणामी विभवांतर बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन E DL। अब विभवांतर का मतलब है यहां उत्पन्न क्या, विद्युत वाहक बल। तो V के स्थान पर हम E रख देंगे, तो E इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल E DL, ठीक है। तो ये है मतलब यहां कहने का कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रहा है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन E डॉट DL, ठीक है, इंटीग्रेशन E डॉट DL, ठीक हो गया। ये यहां पर E का मान आ गया, E का मान इस पहली वाली समीकरण में रखिए। तो परिणाम 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला, इन दोनों को बराबर कीजिए कि इंटीग्रेशन E डॉट DL इक्वल टू DIM अपॉन DT विद नेगेटिव साइन, ये निकल गया, ठीक है। ये तो ये जो आया कि वैद्युत क्षेत्र का E मतलब कैपिटल E मतलब वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये EDL क्या चीज थी भाई, विद्युत वाहक बल, इसी को हमने EDL लिखा, ठीक है ना। ये समीकरण जो आया आपका, ये मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है, ठीक है। ये अवकल समीकरण के रूप में आ गया, ये तीसरी समीकरण इनकी। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, अरे यहां पर क्या हो रहा है, ये लगातार यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कहीं, या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, यहां पर पता चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ होगा, परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र है और यहां पर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, यानी वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स के साथ क्या है, संबंधित है, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इनमें आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो ये समीकरण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स मतलब कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, तभी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ।
तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या है, संबंधित हैं। ये इस समीकरण से प्रकट हो रहा है। दूसरा क्या प्रकट हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जबकि इस समीकरण से यहाँ पर डायरेक्ट ये पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है, ये तो विद्युत वाहक बल था। ठीक है ना, तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये इस समीकरण से प्रकट होता है। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें अगला समीकरण, मैक्सवेल का चौथा समीकरण। मैक्सवेल का जो चौथा समीकरण है वो आधारित है आपके एम्पियर के परपथीय नियम का संशोधित रूप। ठीक है, चौथा समीकरण वो किस पर डिपेंड है, एम्पियर के या तो सीधा लिख दीजिए एम्पियर का परपथीय नियम या एम्पियर के परपथीय नियम का संशोधित रूप। ठीक है, क्या है एम्पियर का परपथीय नियम? आपने पढ़ा था कि माना ये कोई तार है, इस तार में माना I धारा बह रही है और इस तार के चारों ओर हमने एक बंद पथ की कल्पना की है। ये बंद पथ है ये वाला। इस पथ के अल्पखंड की लंबाई कितनी ले रखी है, dl, और इस अल्पखंड पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, d। ठीक है ना, तो यहां पर अल्पखंड और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं इस अल्पखंड पे। ये हमने सिद्ध किया था पहले। तो क्या था एम्पियर का परपथीय नियम कि किसी बंद पथ की, जैसे बंद पथ है, इस बंद पथ की सीमा माने बाउंड्री, इस सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसका अर्थ है इंटीग्रेशन BdL। इसे क्या पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के सापेक्ष समाकलन, या दूसरा नाम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, कि किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, इस बंद पथ से घिरी हुई कुल धारा के μ0 गुने के बराबर होता है। अब कुल धारा से मतलब क्या है, कुल धारा यहां पर हम लेंगे चालन धारा IC प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या हुआ है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब हुआ क्या, विस्थापन धारा। IC मतलब चालन धारा। चालन धारा मतलब जो आवेशों के बहने से उत्पन्न होती है, जैसे मान लो आप मुक्त इलेक्ट्रॉन के बहने से जो धारा बह रही है वो चालन धारा है। कंडक्शन मतलब होता है चालन। ठीक है, तो IC होगी चालन धारा, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के बहने से प्राप्त धारा, तारों में बहने वाली धारा। और ID ये क्या है, विस्थापन धारा, जो संधारित्र की प्लेटों के बीच कुचालक माध्यम में भी बह सकती है, निर्वात में बह सकती है। ठीक है, इसके लिए माध्यम का होना कंपल्सरी नहीं है विस्थापन धारा के लिए। ठीक है, विस्थापन धारा क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा है। ठीक है ना, तो किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन BdL, ये इस बंद पथ से घिरी चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के μ0 गुने के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर IC और ID का मान रखिए, तो याद रखना इंटीग्रेशन BdL इक्वल टू μ0। IC मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा, इसको IC रखिए यानी चालन धारा, प्लस विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का सूत्र है, आपने विस्थापन धारा का सूत्र पढ़ा था, ID बराबर ε0 dIE/dt। ये है विस्थापन धारा का सूत्र।
चुंबकीय फ्लक्स का समय के सापेक्ष, ये डी फाई ई क्या है, फाई मतलब मैग्नेटिक, ये सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का, चुंबकीय नहीं, वैद्युत फ्लक्स का समय के सापेक्ष अवकलन, ये क्या है, डी फाई ई बाई डी टी। तो वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन की जो दर है उसको एप्सिलॉन जीरो से गुणा किया, तब जाके आईडी आया। ठीक है, तो ये आईडी का सूत्र हो गया। एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो यहां पर मान रखिए एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये जो समीकरण आई, ये समीकरण आपकी क्या है, ये जो समीकरण है ये आपका एम्पियर का परपथीय नियम का संशोधित रूप है, और यही समीकरण मैक्सवेल की चौथी समीकरण है। ठीक है ना, मैक्सवेल ने इस समीकरण से ये निष्कर्ष निकाला कि जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है, यहां पर देखिए परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहां पर आ रहा है, ये क्या है डी फाई बाई डी टी, वैद्युत फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की दर। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखा मतलब वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स सीधा सीधा संबंधित है वैद्युत क्षेत्र से। तो वैद्युत फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की समय के साथ चेंज हो रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है, ये क्या चीज है, बी, चुंबकीय क्षेत्र। पिछली वाली समीकरण में पढ़ा था आपने कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, फैराडे के नियम में। यहां क्या निष्कर्ष निकला इससे कि वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये डी फाई ई बाई डी टी क्या प्रकट करता है कि वैद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, और इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अंतिम दो समीकरणों में आपने ये देखा कि वैद्युत क्षेत्र से के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और फैराडे के नियम में देखा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है ना, और तब मैक्सवेल ने यह कहा कि प्रकृति में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे से संबंधित हैं, और ये समय के साथ साथ क्या होती है, लगातार इनमें आवर्त रूप से परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनिए कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों समय के साथ साथ समान कला में आवर्त रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये जो काली रेखाओं से बना हुआ, काले रंग से बना हुआ वक्र है, ये प्रकट कर रहा आपके किसको, वैद्युत क्षेत्र को। ठीक है, ये एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और वाई अक्ष की दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जेड अक्ष की दिशा में समय। तो समय के साथ साथ यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है आवर्त रूप में। आवर्त रूप में माने एक चक्र के बाद वही मान बार बार दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, ये होता है आवर्त रूप में परिवर्तन। तो वैद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है आवर्त रूप में, ये काले रंग से प्रकट किया गया है। दूसरा लाल रंग से, ये लाल रंग से मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र भी यहां पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वाई अक्ष के पड़ता जो है समय के साथ लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, पर आवर्त रूप में। एक चक्र में जो वाई के चुंबकीय क्षेत्र के जो मान इस एक चक्र में प्राप्त होंगे, वही मान अगले चक्र में भी लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कहलाता है आवर्त रूप से परिवर्तित होना। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। कि जो स्पेस है, आकाश है, आकाश में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ लगातार समान कला में आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं। और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रकृति में ये आकाश में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी वैद्युत बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं ये समय के साथ लगातार परिवर्तित होती हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे के लंबवत रहती हैं। देखिए यहाँ पे इनके बीच का कोण क्या है, 90 अंश है, क्योंकि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण क्या होगा, 90 अंश। वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है,
चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष के प्रति सममित है, तो ये वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गए, एक दूसरे के प्रति के एक वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गए, एक दूसरे पे लंबवत हो गए, क्योंकि x और y अक्ष एक दूसरे पे क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये समय के साथ साथ आकाश में लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं, ये समान कला में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, और ये समय के ये क्या है, ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये तरंगें किस दिशा में चल रही हैं, जेड अक्ष की दिशा में। तो जेड अक्ष क्या है, एक्स अक्ष पे भी लंबवत है, जेड अक्ष क्या है, वाई अक्ष पे भी लंबवत है। तो इसका मतलब जो तरंग के चलने की दिशा है, तरंग संचरण, इन तरंगों के चलने की दिशा, इस दिशा के लंबवत क्या है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं। तो ऐसी तरंगें जिनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत रहते हैं, उन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, समझ गए। इन तरंगों की कल्पना की थी सबसे पहले मैक्सवेल ने, परंतु इनकी प्रायोगिक खोज की थी सबसे पहले हर्ट्ज ने। ठीक है, किसने की थी प्रायोगिक खोज, हर्ट्ज ने। पढ़ाएंगे इसको आगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं, वे तरंगें जिनमें वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहते हैं और दोनों तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत रहते हैं। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लगातार समय के साथ आवर्त रूप में समान कला में परिवर्तित होते हैं। ऐसी तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ये तरंगें ऊर्जा संचरण या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहती हैं। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तरंग के चलने की दिशा के लंबवत रहता है। ठीक है, इसका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।